कर्नाटक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। राहुल गांधी के सूट बूट वाली सरकार के जुमले पर पीएम मोदी का तीखा प्रहार। कहा सूटकेस वाली सरकार से बेहतर है सूट बूट की सरकार। और भारत में बसते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे और कुपोषित लोग। चीन को छोड़ 15% कुपोषित सिर्फ भारत में। 194.6 मिलियन, लगभग 20 करोड़ लोग भारत में भूखे और कुपोषित हैं। दुनिया के 4 लोगों में से हर एक इंसान भारत में वो है जो भूखे और कुपोषित है। एक तरफ ये आंकड़े हैं जो अभी अभी आया है, ये रिसर्च है जो बताया जा रहा है कि चीन से भी ज्यादा भूखे लोग भारत में। और इसके ठीक विपरीत भारत की सियासत की देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस जुमले का जवाब दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा यह सूट बूट वाली सरकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि सूटकेस वाली सरकार से बेहतर है, ज्यादा स्वीकार्य है सूट बूट वाली सरकार। हमारे साथ है नंदकिशोर गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है कृष्णवीर चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पन कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील चोपड़ा जी हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुनील चोपड़ा जी आपसे। सूट बूट की सरकार, सूटकेस की सरकार, कौन सा सरकार बेहतर है? मुझे तो लगता है कि दोनों सरकारों की नीतियां राहु और केतु वाली हैं, लेकिन ये जरूर है कि सूटकेस जहां पर दिख जाता था पहले, अब वो दिखते नहीं हैं, लेकिन सूटकेस चलते जरूर है। सूटकेस वाली सरकार ज्यादा बेहतर है या सूट बूट वाली सरकार आपके नजर में? एक ही जैसी है। एक ही जैसी क्योंकि कैसे हिंदुस्तान की जनता इतनी गरीब है, जैसे आपने कहा हर चौथा भुखमरा हिंदुस्तान में है। तो मेरा ये कहना है इस परिस्थिति में ना सूट बूट ना सूटकेस, दोनों ही हिंदुस्तान की जनता से मेल नहीं खाते। किशोर जी। सुनील जी का बंगाल में लगातार 35-40 साल राज रहा है जी, सबसे ज्यादा भूखे लोग वहां भी हैं। इसलिए हर किसी पैरामीटर पे सबसे पिछड़ा कोई प्रदेश है तो पश्चिमी बंगाल है, तो इसलिए कह देना आसान है। और ये जो आपने कहा सबसे ज़्यादा भूखे या 4 में, ये आंकड़े भी विदेशी लोग हमें हमेशा एक हीन भावना डालने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार का प्रचार करते हैं। भारत की तस्वीर जो बदली है वो जाके इंटीरियर में जाके देखने से पता चलता है। आज पूरे उत्तर भारत में कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर। और उसके बाद हम ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रिलीज की गई आंकड़े हैं, और ये आंकड़े वो हैं संयुक्त राष्ट्र जो किसी मुल्क के द्वारा नहीं, और वो कौन नहीं है, वो कौन लोग हैं जो संयुक्त राष्ट्र में तमाम देशों के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव, भारत भी उसमें हिस्सेदार है, भारत का भी हिस्सेदारी है। जो आदमी त्रासदी में भी उत्तराखंड में वो लोग हैं जो होटल में 200 रुपए किलो का दूध पीने वाले, और वही वो आंकड़े बनाने वाले। वो भारत में जाके देखें, आज भारत की वो स्थिति नहीं है। और मैं उसके लिए किसी एक सरकार को क्रेडिट देने के लिए नहीं कह रहा, मैं इंटीरियर में घूम के देखा है, आज भारत के अंदर स्थितियाँ बहुत बदली हैं। और ये आंकड़ेबाजी करके हमें हीन भावना से ग्रस्त करना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंट भारत का निर्माण हो, उसके लिए 1 साल में जो वातावरण बना है उसमें ये आंकड़ेबाजी से मैं उसको नहीं मानता कि आज ये इतने 4 में से 1 भूखा और कुपोषण वाला है। चल के देखिए, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। जो सूट बूट वाली सरकार, आज 1 साल के अंदर कोई आरोप किसी मंत्री, किसी सांसद के ऊपर कोई ना पत्रकार ने लगाया, ना किसी कोर्ट ने लगाया, ना किसी विपक्षी दल ने लगाया। इसलिए इससे नीट एंड क्लीन सरकार पिछले 30-40 साल में मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की जो प्रकाष्ठा जवाहरलाल नेहरू टाइम पे शुरू हुई थी, प्रकाष्ठा बोफोर्स से शुरू होके, और फिर तो मनमोहन सिंह ने तो कमाल ही कर दिए थे, 2 लाख करोड़ का हो या 10 लाख करोड़ का हो, पूरे एक ही चर्चा रहती थी। आज ये बताएं ना कि कोई आरोप लगाए जी, अब वो कह रहे हैं कि चुपचाप जाते हैं। सूटकेस वाली सरकार से क्या लगता, क्या कह रहे हैं? का आरोप है सूटकेस का तो सबको पता काम से शुरू हुआ था जी। हर्षद मेहता से सूटकेस शुरू हुए थे, और फिर सूटकेस भी बंद हो गए थे। फिर तो उसके बाद तो इतना 1 लाख करोड़ रुपए किसी सूटकेस में नहीं आ सकता जी। वो तो 1 करोड़ तक की बात थी। अब तो फिर जब 1-1 लाख करोड़ के फिर बड़ा शून्य बनाते थे कपिल सिब्बल, कोई लॉस ही नहीं हुआ। तो कैसे बिक गया कोयला? ये 3 लाख करोड़ तो आ चुका है। कुल मिला करके ये जो अब
हमले किए गए हैं, तो वापस जवाब दिए गए राहुल गांधी जी को कि आप सूट बूट की सरकार से वाकई क्या कहना चाहते थे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ा। आज जवाब इसलिए देना पड़ा कि एक छोट भैये को, जिस आदमी कुछ पता ही नहीं 56 दिन कहाँ रहा, ये बताने की भी हिम्मत नहीं है। अरे आदमी महात्मा गांधी ने जो कुछ जीवन में किया उसको उन्होंने लिखने की हिम्मत की, और ये राहुल गांधी ये नहीं बता पा रहे आज भी ये 56 दिन कहाँ थे। और हमारे 18 देशों में हुआ या 18 देशों में तहलका मचा दिया, उसका कहते हैं तो विदेश घूमते रहते। इसलिए इन लोगों को सीरियसली ना लें, जो अच्छे काम हो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, हमें आप हमें बताएं जी। प्रधानमंत्री ले रहे हैं, लगातार अगला 1.5 महीने से बोल रहा था तो एक लाइन में जवाब दे दिया उसने जी। कश्मीर जी लगातार बोल रहे थे सूट बूट की सरकार और सूटकेस की सरकार, जरा दर्शक को अगर समझा सकते हो तो जरा बता दीजिए, ये सूट बूट वाली सरकार वो क्यों कहते थे, और अब जो जवाब आया है कि ये सूटकेस की सरकार है, जो थी उससे बेहतर है। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो भारत की छवि यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में इतनी बदनामी कराई है जिसको कहने में हमें शर्म आती है। शायद राहुल गांधी को शर्म नहीं आती ये बात कहने में। जिस तरीके से स्कैम हुए, 2G स्कैम हुए, कोल स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम हुए, कितने स्कैम, क्या कहना चाहते हैं जी, क्या बताना चाहते हैं? सवाल सूटकेस का नहीं है, सवाल सूट बूट का नहीं है, सवाल है नीतियों का, सवाल है लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी का, सवाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्रेडिबिलिटी का, देश की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और सवाल यह है कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निखारी है, बनाई है, जिस तरीके से एक विश्वसनीयता कायम की है, जिस तरीके से जो भारत को भ्रष्टाचार में लिप्त देश माना गया था, किसने नहीं माना, क्या नहीं किया, तो वो सब कार्य जो हैं ये शर्म आती है। अब किस मुंह से बोलते हैं? मुझे एक और बात कहनी है आज, मुझे ये कहना है दलीप जी, आपको पता है मेरी कार्यशैली का, बराबर पॉलिसीज पे, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज पर हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय पॉलिसी पे ये कहना कि साहब हम किसानों के हिमायती हैं। अरे 5,75,000 एकड़ जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर कौड़ियों के दाम पर लूटने वाले लुटेरों, तुम किस मुंह से हिमायती बनते हो किसानों के? पूरे देश को लूटने के बाद ये अच्छी बात है कि अब हमने लूट लिया SEZ में पूरी जमीन को, अब हम ईमानदार हो गए हैं। ये इनका कैरेक्टर है और ये कार्यशैली इनकी रही है। ये क्या सफाई देना चाहते हैं, इतनी जल्दी भूलने वाला ये देश नहीं है जितना ये समझते हैं। अभी तो 1 साल भी हुआ है, तो 1 साल में नहीं भूलेंगे। अभी तो उनके अभी तो दलीप जी खुले नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता, जब तक ये कांड खुलेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता ये सुधरेंगे नहीं। प्रदीप टमटा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो राहुल गांधी सूट बूट की सरकार के जो जुमले थे, उन्होंने कहा है कि यह सूटकेस वाली सरकार से बेहतर है ये सूट बूट वाली सरकार। प्रदीप जी, पुष्पेंद्र, कुल मिलाकर अगर इस दोनों जुमले को इसको जुमला देखा जाए और जुमले पे जो दूसरा जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सूटकेस, तो क्या ये कांग्रेस को एक बैकफुट पे उन्होंने खड़ा कर दिया है? देखिए, 2 बातें साफ हैं कि राहुल गांधी सूट बूट की सरकार जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को विदेश के कुछ दौरों पे हमने सूट बूट पहने देखा है। इस पार्टी में और इस सरकार में ज्यादातर लोग सूट बूट नहीं पहनते, लेकिन सूटकेस के बारे में 1992 का आपको हर्षद मेहता का केस याद होगा, जब पहली बार बड़े बड़े सूटकेस जो थे वो ट्रांसफर हुए थे, और उसके बाद उसके जो प्रधानमंत्री दूसरे रहे हैं और राजीव गांधी जो सूट बूट भी पहनते थे, और उनके जमाने बोफोर्स घोटाला भी हुआ, उसमें भी सूटकेस का आदान प्रदान हुआ। और एक और बड़ा घोटाला हुआ जिसको भारत की संसद में मैं समझता हूं कि दुनिया आने वाले समय तक याद रखेगी। नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम के जिस तरह से एमपीज को खरीदा, उसमें कितने सारे अकाउंट और कितने सारे सूटकेस इधर से उधर हुए वो भी सबको पता है। लेकिन सूट बूट की सरकार कहने वाले लोगों की समस्या यह है कि अज्ञातवास से वो निकल के आए। जब संसद का पहला दिन था उस दिन अपनी मम्मी से छुट्टी लेके चले गए, जैसे स्कूल से कोई टीचर छुट्टी लेने जाता है खेलने के लिए, वो चले गए। फिर उस अज्ञातवास से वो आए और यकायक उनको लगा कि उनकी जो अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें पहला झूठ उन्होंने सरकार के सामने और संसद में बोला कि इस सरकार ने फूड पार्क जो है दुर्भावना से जो है उसको स्थगित कर दिया। वो पकड़ा गया उनका।
कल परसों वो चिल्ला के जिस तरह से एक सियासी मस्खरा होता है कोई, जिसको कहते हैं कि बहुत लफ्फाजी करने वाला आदमी, जुमलों की पब्लिसिटी करने वाला आदमी, कुछ लोगों के सामने भारत के दो प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व की मुलाकात को जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो आर्थिक उसके ऊपर हमारे पुराने प्रधानमंत्री से पाठशाला लेने गए थे, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कर दिया कि ये मीटिंग 15 दिन पुरानी थी। तो ये जो मस्खरी होती है, ये सियासी जो नाबालिग जो भारत की राजनीति में एक आदमी कूदा है, इसने इस तरीके से राजनीति को नीचे स्तर पे लाए हैं कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस जगह एड्रेस करना चाहिए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 साल से हैं, पूरा इंदिरा परिवार से लेकर सोनिया और प्रियंका, उस सबके बाद वहां की बात नहीं होती। लेकिन इस देश में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर चर्चा में रहना है किसी एक वर्ग को, तो कम से कम जो 18-20 करोड़ है वो तो ताली बजाए गई, तो बगैर किसी बात के आरएसएस पे हमला कर दो, तो आरएसएस पे हमला किया और फिर माफी मांगने चले गए। तो सूट बूट की सरकार जो लोग कह रहे हैं उन्हें अपने गलेवान में झांकना चाहिए कि वो तो सूट बूट पहन के घोटाला करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता कृष्णा मेनन के जमाने में जो पहला जीप घोटाला हुआ वो तो सूट बूट पहनते थे कृष्णा मेनन। चलिए जरा बात करते हैं। प्रदीप टमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो सूट बूट सरकार बनाम सूटकेस सरकार, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि सूट बूट सरकार जो है वो सूटकेस सरकार से बेहतर है। प्रधानमंत्री अगर सूट बूट की सरकार बेहतर है तो सूट बूट को क्यों नीलाम करवा रहे हैं, क्यों नहीं पहन रहे हैं उसको? दुनिया में उससे पहले एक और तानाशाह ने पहना था मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मुबारक पहनने से लोग तानाशाह नहीं होते अपने नाम के साथ। सूट पहनने से लोग तानाशाह नहीं होते हैं। क्या क्या बात आप कह रहे हैं? सूट जिस संदर्भ में होता है, टाई सूट की क्या जरूरत है, उसका जवाब ही नहीं। अरे आपका प्रधानमंत्री तो धोती पहनता था नरसिम्हा राव, और उसके जमाने में सूटकेस आगे पीछे हुए हैं। आपने पूरे देश ने देखा, हर्षद मेहता से लेके जेएमएम तक, सूट पहनने से लोग अगर आपको होने लगते हो तो फिर इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग डिक्टेटर। क्या फायदा है? प्रदीप जी, आप देश की संवेदनाओं के साथ गिरे नहीं गिरे। प्रदीप जी, सवाल है जो राहुल गांधी ने उन पर कहा है, ये सूट बूट की सरकार है, इसका सूट केस से क्या लेना देना? भाई तुम देश के प्रधानमंत्री हो, इस समय तुम्हारे पास मेरा एक सवाल है, जो दोषी उन पर मेरा एक सवाल है। सूट पहन करके जो कह रहे थे मैं चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला लापता पहन के, ये जो परिवर्तन हुआ है यही तो देश का है। चुनाव से पहले आप चाय वालों की बात करते, चुनाव में आने के बाद अडानी है, अंबानी है, उनके इंटरेस्ट को आप क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दिल में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर मैं आरोप लगा। प्रदीप जी से एक जवाब चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सूट बूट की सरकार आप कह रहे हैं, लेकिन सूटकेस वाली सरकार से ये बेहतर है। मैं यही उनसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आज आप देश के मुखिया हैं, अगर सूटकेस की सरकार में कुछ गड़बड़ हुई थी तो सब कुछ आपके पास है, उनके खिलाफ जांच बैठाइए, लेकिन आप सूट बूट कहने से क्यों तिलमिलाए हुए हैं? इसलिए तिलमिलाए हुए ना कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अडानी जैसे सूट बूट वालों को स्टेट बैंक से लोन मिलवाने में। चलिए, दिग्विजय सिंह की शादी में लड़के के बैठे थे अडानी जी। प्रदीप जी, सरकार है, प्रदीप जी, दिग्विजय सिंह की शादी में अडानी बैठा था, यूरोप और सब जगह उनकी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। प्रदीप जी, दिग्गी राजा के बेटे की शादी में अडानी बैठा था। नहीं, अरे मैं आपको बुलाया भी नहीं है उसने। आखिर सूट बूट के हमले से क्यों तिल मिलाए हैं? क्यों पूरी भारतीय जनता पार्टी सूट बूट से क्यों तिल मिलाई हुई है? ये इसलिए तिल मिलाई है, दोहरा चरित्र है। वो आप तो सूट बूट आपने कह दिया, मेरा सवाल तो सूटकेस से सूट जाएंगे ही नहीं अगले। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, मेरा निवेदन है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं। पश्चाताप
एक बार फिर से स्वागत है बहुत बहुत आप सबका। हम चर्चा कर रहे हैं सूट बूट बनाम सूटकेस सरकार। प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी के सूट बूट वाली सरकार के जुमले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सूट बूट वाली सरकार से बहुत बेहतर है ये, सूटकेस वाली सरकार से बहुत बेहतर है सूट बूट वाली सरकार। कुल मिलाकर के जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी बता रहे थे कि अगर सूटकेस वाली सरकार थी तो उनके पास आज सारी ताकत है, वो जांच करवा के इस बात को उनको देश को बताना चाहिए। लेकिन उससे हम आगे चलते हैं। हमारे साथ सबसे पहले नए मेहमान वसीम गाजी साहब जुड़े हैं। वसीम साहब, सूटकेस सरकार से बेहतर है सूट बूट वाली सरकार? देखिए, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत संजीदा मुद्दा है। एक दौर था कि जब इस तरह के जुमले कहे जाते थे या नारे लगाए जाते थे, जय किसान, जय जवान, रोटी कपड़ा और मकान, और इस तरह से, और इनकलाब जिंदाबाद। आज अफसोस ये है कि सियासत का म्यार इतना गिर गया है कि कहाँ कोई, जो हमारे राहुल गांधी साहब हैं जिन्होंने 50-60 साल हुकूमत की है, आज बजाय इसके कि वो जो बुनियादी मुद्दे थे, जो संजीदगी से उनको गुफ्तगू करनी चाहिए थी पार्लियामेंट पे, और उन्होंने उसको एक मजाक बना दिया, सूट बूट की सरकार, इस तरह की बातें करके वो ये भूल गए थे कि उनकी भी जो सरकार को जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाया है वो उनके निस्बती ब्रदर इन लॉ ने ही सूट बूट से ही नुकसान पहुंचाया है। दूसरी बात यह कि मोदी जी इतने बड़े कसके इस वक्त हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनको इस बात का अव्वल तो जवाब नहीं देना चाहिए था, और अगर उनको जवाब देना चाहिए था तो वो किसी और उनकी पार्टी का कोई आदमी बोल सकता था। लेकिन आप जरा ये देखिए कि सूट बूट की सरकार और ये सूटकेस की सरकार मुद्दा नहीं है। अगर राहुल गांधी साहब ने मुद्दे सही से उठाए होंगे, ये आवाम को इससे मतलब नहीं है कि सूट बूट की सरकार है या सरकार जो है सूटकेस में, चाहे ये मुद्दा आवाम, अगर आप डिलीवर करेंगे, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, अगर ये डिलीवर कर पाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तो आवाम से कोई मतलब नहीं है कि सूट बूट आप थे या आप जो है सूट बूट वाली सरकार के भी मायने थे सुनील चोपड़ा जी। लेकिन जब ये कहा जा रहा था सूट बूट वाली सरकार है तो जाहिर है उसमें उनकी कुछ मंशा थी। वो एक हमला सियासी, 10 लाख का सूट था, सिर्फ उसको नहीं, उसमें एक लार्जर, एक कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये प्रयास किया, जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं ये सरकार गरीबों की सरकार है, राहुल गांधी ने उनको गरीबों से हटाने की कोशिश की कि ये उनकी छवि बनाने की, उनकी एक सियासी हमला था। तो एक सियासी हमले के तौर पर उसको देखा जा रहा था कि गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, और प्रधानमंत्री जो है सूट बूट वाली सरकार का मतलब था अमीरों की सरकार है। अब जब प्रधानमंत्री ने कहा वो बेहतर स्वीकार है इस देश में सूटकेस वाली सरकार से, उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक सूट बूट भले पहन ले, दूसरा सूटकेस ले जाए, काम तो एक ही है, और गरीब हो रहा है, और उसकी जमीन पे आंखें दोनों की। जी पुष्पेंद्र, कुल मिलाकर के जो वो एक कोशिश थी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के द्वारा कि एक मैसेज दे रहे थे, सियासी मैसेज था उसमें, सूट बूट वाली सरकार मतलब ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। अब प्रधानमंत्री ने जो उस पर पलटवार किया है, तो इससे प्रधानमंत्री को वो कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार से ज्यादा अच्छा ये सूट बूट वाली सरकार है। देखिए, राजनीति में कोई भी शब्द बोला जाता है उसके कई सियासी मायने होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सूट बूट का मामला है 10 लाख जो बात कही जा रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से वो लगातार ये कह रहे हैं ये सरकार सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के हितों के लिए है, और सरकार सिर्फ गरीबों के लिए होती है। लेकिन राहुल गांधी के वालदा, राहुल गांधी की नानी, दादी, दादा, जितने लोगों ने इस देश में सियासत की थी, वो यही कहते थे कि साहब गरीबी हटाओ, गरीब को नौकरी दो। सवाल यह था कि 71 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने लगाया और 2015 आ गया, और आज ही आप यूएनओ की रिपोर्ट बता रहे हैं कि इस देश में 20 करोड़ भूखे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। सवाल यह है कि आपने गरीबों के नाम पे स्लोगन चलाए, नरेंद्र मोदी ने स्लोगन के साथ साथ कुछ काम भी किया। अब आपको लगता है कि गरीब की जो ठेकेदारी आपने ले रखी थी, जो बेवकूफ बना रखा था, एक कॉम्बिनेशन के तहत आप सत्ता में आते थे, वो आपसे छिन गया है। तो आपकी पूरी कोशिश है कि नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को यह स्लोगन जाए कि साहब ये गरीबों की बात कह रहे हैं लेकिन ये अमीरों की सरकार है। तो आप सुबह शाम
नाम, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेते हैं। अरे आपकी तो यह हालत हो गई थी नरसिम्हा राव के जमाने में कि जब उन्होंने आपको चंदा देने से बंद कर दिया तो 10 जनपद का काम नहीं चलता था। आपको कोई बड़ा उद्योगपति चंदा नहीं दे रहा था, आप भी तो उसी चंदे से चला रहे थे सरकार। आपके पास मुकेश अंबानी था तो दूसरों के पास अनिल अंबानी था। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं आसमान से पैसा ला रहे थे। अब राहुल गांधी की तकलीफ यह है कि राहुल गांधी का जो पूरा दौरा है, तमाम सारी बातें हैं, अभी भी 3-4 दिन पहले पूरे फेसबुक के ऊपर हम सब देख रहे हैं कि वो गरीबी का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन एक फूड पार्क के अंदर उनके लिए स्पेशल खाना केरला से आ रहा है। तो बात यह कि आप गरीबी की तो बात करिए, लेकिन गरीब के साथ एक बार बैठ के खाना तो खाइए ना। आपके दादा परदादा नाना दादी कोई गरीबी में से नहीं था। तो आप किसी तरह इस सरकार को गरीबी के स्लोगन से हटा के उसे अमीरी का जामा पहनाना चाहते हैं ताकि आप अपनी बात कह सके जो सच नहीं हो रही है। चलिए प्रदीप टमटा जी, असलियत इसमें प्रदीप टमटा जी, जी आपको आवाज आई होगी पुष्पेंद्र जी जो बात पुष्पेंद्र जी ने कही। राहुल जी मैं उसी बात की बात कर रहा था। राहुल जी ने कही थी कि ये सूद बूट की सरकार, जिस दिन से मोदी की सरकार में आए हैं सोशल वेलफेयर के कामों में कटौती कर दी है, केंद्र की योजनाओं के बजट में कटौती की, मनरेगा के कार्य में पैसे में कटौती कर दी है, बिल जाकर के मोदी जी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये दुनिया जान रही है। जब हुई है इसलिए उसका हमने थोड़ी कहा सरकार में है, आप गरीबों की सरकार है तो 1 साल के अंदर गरीब को लिए कौन सी योजनाएं चले? ये स्वच्छ भारत की योजना की आप बात करें उसका यूपी की सरकार की कम हो गया है। तो जब जी अरे सोचे की सरकार के खिलाफ आप कितने आयोग बैठा दीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन जो आज की सरकार है, जो चाय बेचने के नाम पर आप सरकार में आए थे, 1 साल के अंदर उन चाय बेचने वो आम आदमी के इंटरेस्ट पे आपने काम क्या किया है? चलिए ये आपके सवाल का जवाब नंदकिशोर जी देंगे। आपके सवाल का जवाब नंदकिशोर जी साल में चाहते हैं सब। आपके सवाल का जवाब मैं नंदकिशोर जी से मैं लेने का प्रयास करता हूं। जो सवाल आप उठा रहे हैं नंदकिशोर जी, वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहा जाए आपको सूट बूट की सरकार, क्योंकि आम आदमी के लिए आपने क्या ही किया है। अगर आज भी इनको नजर नहीं आ रहा कि आज की तारीख में 15 करोड़ उन परिवारों को बैंक के दरवाजे पे ले आए जिनके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उनके अकाउंट खुल गए। 15,000 करोड़ रुपए उन गरीबों ने देश के लिए जमा कराया है। 6 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस 1 महीने के अंदर कि कोई भी आदमी किसी का अचानक कुछ हादसा हो जाएगा तो कुल 12 रुपए महीने में 6 करोड़ लोगों का हो चुका है। अब इनको नजर नहीं आए तो मैं कैसे बताऊं। 13 करोड़ लोगों के बैंकों में सब्सिडी जा रही है जो एलपीजी खा जाते हैं। हाँ जी पूछिए। एक नंदकिशोर जी बताएंगे। जी सर। इस प्रधानमंत्री के ये जो बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, अरे ये तो पूरे देश में ग्रामीण मनरेगा के माध्यम से वैसे ही अकाउंट खुल चुके थे, क्योंकि या तो मनरेगा का पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस सवाल है 1 साल के मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हुई या कटौती हुई? कोई कटौती नहीं हुई है मनरेगा के बजट में, करने की कोशिश कोई कटौती नहीं हुई है। तो घोटाला इनकी अपनी सरकार में। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ममता जी जितना घोटाला मनरेगा में हुआ है उससे क्या कहेंगे आप, उसमें कमी रह गई क्या? मनरेगा अभी आप एक बात बताइए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ हवाबाजी में और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए चीप पॉलिटिक्स जो की वो पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ये है मनरेगा की देन। आपकी सरकार है, ऐसा नहीं कार्रवाई कीजिए। उसके बावजूद मैं उस इशू पे नहीं जा रहा। पैसा लुटाओ और वोट बैंक तैयार करो। इसके अलावा मुझे बता दिए 20 करोड़ भूखे इस देश में क्या 1 साल में पैदा हो गए? कोयले का 10 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा 4 साल में। 20 उन गरीब स्टेटों में इस देश में घूम रहे हैं जो यूएनओ की रिपोर्ट है, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ये 1 साल में हो गया आंकड़ा क्या? अरे आप उस आंकड़े को तो एक साल में आपने कितने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, वही तो पूछ रहा हूँ। सूट बूट वालों के तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है क्या? अडानी को ऑस्ट्रेलिया के, ये अडानी से बाहर आ जाइए आप। ये बताइए जी। क्या मनरेगा के चलिए नंदकिशोर जी बहुत शॉर्ट में आपको जवाब दे देते हैं। अडानी का बार अडानी परसों दिग्गी राजा के लड़के की शादी में बैठा हुआ था और इससे पहले रॉबर्ट वढेरा के साथ था। अडानी को ऐसा नाम तो नहीं है जिसका नाम कोई, जो वो आदमी ने
इस देश के कायदे कानूनों में आपकी सरकार में पैसा कमाया। 10 साल तक आपकी सरकार यूपीए 1-2 रही है, अगर गलत किया था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, अडानी ने कौन सा स्कैंडल किया है? एक स्कैंडल तो बताइए। हम ये कह रहे हैं कि एक बात बताइए, आपको दर्द हो रहा है कि हमारे नेता ने आपके प्रधानमंत्री को सूट बूट पहनकर सूट बूट की सरकार कह दिया है। अब तो सूटकेस पे जवाब दीजिए। सूटकेस आ गई ना, सूट पहनना कोई पाप है क्या? अब तो सूट बूट बनाम सूटकेस हो गया। सबसे बड़ा जो सूटकेस था हर्षद मेहता ने, नरसिम्हा राव जब वजीर आजम थे, सबसे बड़ा सूटकेस तो हर्षद मेहता लेके गए थे। नरसिम्हा राव को ये डिसोन कर चुके हैं, आज उसने भी छोड़ दिया। प्रदीप जी एक छोटा सा मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री ने सूटकेस सरकार से बेहतर है सूट बूट की सरकार, कांग्रेस के पास इसके पास कोई ठोस जवाब आपके पास है? हम तो कह रहे सूटकेस की सरकार किसकी? हमारी सरकार आम आदमी की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। हमने यूपीए 1 और यूपीए, आप बताइए 1 साल के अंदर आपने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था जो गल्ला चल रहा है वो आप गरीबों में बांट दीजिए, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, तो वो गल्ला क्यों नहीं बंटवाया था आपने गरीब आदमी में? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। नंदकिशोर जी से, पुष्पेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, 1 साल हो चुका है, क्या लोकपाल की नियुक्ति हुई? अरे जब आप वहां जॉब को बैठाएंगे ही नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अरे एक तरफ तो आप सीवीसी की बात कर रहे हैं, आपसे भी तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप एसआईटी बनाइए, आप क्यों बैठे हुए थे एसआईटी के ऊपर? सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से सीवीसी की नियुक्ति में देर हो रही है तो मोदी जिम्मेदार है, लेकिन आप तो एसआईटी आपने नहीं बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। इसका जवाब दीजिए। पिछले 1 साल से नहीं, आपसे सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। उसके लिए कानून में परिवर्तन इसलिए करना पड़ा, अब 44 रह गए, एलओपी नहीं थे तो उसके वजह आपको डेजिग्नेट करना पड़ा। घोटालों के ऊपर कोई फर्क पड़ा? अब उसके अंदर खड़से जी बैठ के सीवीसी और सीआईसी का नाम फाइनल कर देंगे अगले हफ्ते तक। कोतरोची क्या पहनते थे? सूट बूट पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। रॉबर्ट वाड्रा धोती कुर्ता पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं। कृष्ण मेनन क्या पहनते थे? राजीव गांधी क्या पहनते थे? कोई नहीं पूछा, प्रधानमंत्री से सवाल है। अगर दर्द क्यों? अरे 10 जनपद के पास किसी एक चीज की भी, एक गाड़ी के मुझे कागज दिखा दे। अमेठी की जनता से बचने के 40 गाड़ियां खड़ी हैं उनके घर खुला हुआ है। चलिए प्रदीप जी, आप लोग दिल मिला रहे हैं। प्रदीप जी, रॉबर्ट वाड्रा से कांग्रेस किनारा कर रही है। अब कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का जमीन के घोटाले जो है निजी मामले हैं, प्राइवेट आदमी हो गया वो। अब वो प्राइवेट आदमी हो गए रॉबर्ट वाड्रा। जब आप उसके लैंड यूज चेंज करवाते थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, तब वो सरकारी दामाद थे। लेकिन ये भाषा है आपकी। चौधरी साहब, रॉबर्ट वाड्रा प्राइवेट आदमी था तो पिछली यूपीए सरकार के 12 मंत्री डिफेंड करने क्यों आए थे? कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई एक प्राइवेट आदमी के लिए, किसी एक आध गरीब आदमी के लिए कर दे, उस कलावती के लिए एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते आप लोग। चलिए एक छोटा सा हमें, प्रदीप जी एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। प्रदीप जी हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे सूट बूट सरकार हो या सूटकेस सरकार हो। लगभग 20 करोड़ लोग भूखे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। घटना चक्र में चर्चा करेंगे जो भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा 194.6 मिलियन, लगभग 20 करोड़ लोग भूखे और कुपोषित हैं। भारत के नीचे चीन का है, चीन के नीचे पाकिस्तान, फिर इथोपिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तंजानिया, फिलीपाइंस, नाइजीरिया और नॉर्थ कोरिया। अगर इसको प्रतिशत के रूप में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अभी भी साउथ एशिया में, पाकिस्तान में 22% लोग कुपोषित हैं, भूखे हैं, लेकिन भारत में 15.2% है, जबकि चीन में
9.3% है। कुल मिलाकर के भारत में इतनी बड़ी आबादी भूखे लोगों का होना और कुपोषित होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस देश की राष्ट्र जो नीति रही है फूड के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में, भूख से लड़ने के बारे में, गरीबी से लड़ने के बारे में, कहीं ना कहीं वो एक विफल, साफ साफ दिख रहा है कि विफल रही है या सफल रहे हैं। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्या जो संख्या थी उससे हम काफ़ी आगे आए। दोनों पक्ष हैं। सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो आंकड़े आए हैं यूएन के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से एक आईना आपको दिखाता है कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, एक ये भी है, लेकिन कहाँ पे हैं ये भी दिखाता है। गरीब जी, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल होता है आंकड़ेबाजी का, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात हम ये करें कि क्या हिंदुस्तान में अनाज की कहीं कोई कमी है? ये हम जानते हैं कि न गेहूं की कमी है, न चावल की कमी है। कमी है दलहन के उत्पादन में, कमी आई है तिलहन के उत्पादन में। तिलहन का उत्पादन लगभग अगर हम देखें सन 95-94 में तो एट पार हो गया था, लेकिन जिस तरीके की उदारीकरण की नीतियों का हुआ और आज तिलहन का उत्पादन घटा है। भूख इसलिए है कि गरीब की खरीदने की क्षमता नहीं है, पहली बात। और जब उसकी जेब में पैसा नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, वो मैं ये नहीं स्वीकार रहा हूं कि 194.6 मिलियन है। मैं इसलिए आपके सामने एक उदाहरण दूंगा कि किस तरीके से यूएन, एफएओ, यूएसडीए और हिंदुस्तान में काम करने वाली क्रिसिल जैसी एजेंसी ये क्या खेल करती हैं। एक उदाहरण आपके सामने 2006 का देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये कहता है कि हिंदुस्तान में गेहूं का उत्पादन कम होगा और वो गेहूं आयात करेंगे 20 लाख टन। भारत सरकार जो है, कृषि मंत्रालय वैसे आंकड़े कम करने लगता उत्पादन के, जबकि बुआई हो चुकी थी। जब गेहूं खेत में खड़ा था तब कहा 35 लाख टन आयात करेगा, जब गेहूं कट गया तो कहा 55 लाख टन आयात करेगा, जबकि उत्पादन पूरा था, कोई कमी नहीं थी। तो ये देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बाजारी ताकतें हैं वो इस तरीके का खेल 2020 ये सब बातें जो हैं मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं। WTO को भी हम देख रहे हैं, FAO को भी देख रहे हैं, USDO को भी देख रहे हैं, ये IMF और वर्ल्ड बैंक, ये 5 खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलती हैं। आप ये बताइए कि हमारे गोदामों में भंडार भरे पड़े हैं। पुष्पेंद्र जी ने सही कहा कि आपकी सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा UPA 1 और 2 में कहा कि आपका गेहूं सड़ रहा है, उसको गरीबों में बांट दीजिए, तो नहीं बांटा। ये अपनी पॉलिसीज होती हैं। वर्तमान सरकार की नीतियां अलग होंगी। अब हम एक बात कह रहे हैं, पिछले अगर हम 3 दशकों की बात करें, उत्पादकता बढ़ाने की हम बात करें और वर्तमान परिस्थिति की बात करें, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि 30 सालों में सिंचाई के जो है क्षमता नहीं बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ इतना काम किया कि उन्होंने सिंचाई की जो क्षमता थी दोगुनी की, उत्पादकता आज उन्होंने ऐतिहासिक करी। अब हम आते हैं भारत की स्थिति क्या है। खेती की विकास दर ये उम्मीद थी कि 1.1% रहेगी, लेकिन जिस तरीके से पहले खरीफ में सूखे की चपेट में आया और रबी जो है गेहूं से लेके और सरसों से लेके और मक्का से लेके और ज्वार तक ओले और चपेट में बेमौसम बरसात से, तो उसमें विकास दर 2014-15 की 0.2 पर पहुंच गई है। और अगर हम उत्पादन की बात करें, जो हमारा एस्टीमेट था, तो वो था 25.7 करोड़ टन का, और वो अब अनुमान है 25.1 करोड़ टन का उत्पादन रहेगा। तो जो कैरी ओवर स्टॉक है वो आपको कहीं कम नहीं है। ये खेल ये है, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं ये उत्पादकता बढ़ाने का खेल अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशंस का एग्रीकल्चर सेक्टर में बीज को घुसाने का है। और मैं ये बता दूं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रधानमंत्री जी को मैं आग्रह कर रहा हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को कोई वैज्ञानिक इस बात को साबित नहीं कर सका कि GM फसलें उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं है। तो ये जो खेल है, इस खेल में भारत को फंसने की जरूरत नहीं है। देश की जो आवश्यकता है वो हम पैदा कर रहे हैं, कहीं दालों का उत्पादन बढ़ाने में कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो नदियों को जोड़ने का और सिंचाई की परियोजना शुरुआत की है और जो भूमि की उर्वरक क्षमता का सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है, ये 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जिससे उत्पादकता निश्चित रूप में बढ़ेगी। देखिए, आपकी उत्पादकता बढ़े, आपके पास भंडार हो, आपके पास तमाम चीजें हो, लेकिन लोग भूखे हो, लोग भूखे, लोग आप इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का अपने स्वार्थ हो सकता है, इसमें कई सारी
मल्टीनेशनल का स्वार्थ हो सकता है, वही सब आंकड़ेबाजी का खेल, इंटरेस्ट हो सकता है, वही सब आंकड़ेबाजी। लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़ेबाजी? आप ये दिलीप जी एक बात और जोड़ दूं, दुनिया में जितनी भूख है, मैं कहता हूं पूरी दुनिया की अब हम बात करें, जितना खाना सड़ता है, पहले दुनिया की सरकारें उस खाने को बचा ले तो पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। ये बात मैं यूएनओ में, एफएओ में और सब जगह कह चुका हूं। इस बात पे वो चुप हो जाते हैं। जो बर्बादी हो रही है अनाज की दुनिया में, पहले उसको क्यों नहीं बचाने की बात करती सरकारें जी। और भारत की सरकार को भी यही काम करना पड़ेगा कि जो अनाज खुले में सड़ रहा है उसको बचाना पड़ेगा, भंडारण क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और सिंचाई के संसाधन बढ़ाए, पानी का काम करना जी जी। एक तरह जी, इसमें जो कुपोषण और भुखमरी दोनों में बहुत अंतर है। और जो आंकड़ेबाजी है, क्यों तुलनात्मक तो है नहीं, मैं इसके ऊपर कृष्णवीर जी तो एक्सपर्ट है जी, परंतु मेरा ये मानना है भुखमरी उतनी नहीं है, कुपोषण है। और कुपोषण गरीबी के कारण अकेले नहीं है। अच्छे अच्छे घरों की, मैंने अपने कॉलेज में एक बार 2000 लोगों का ब्लड टेस्ट कराया, सारे संपन्न लोग थे, 2000 में से 1200 एनीमिया के केस निकले। अब वो कुपोषण तो है, मैं उनको भुखमरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने जो फूड हैबिट्स बदल दी हैं उसका उनके कारण से शहरों के अंदर आज की तारीख में प्रॉब्लम अलग टाइप की है। भुखमरी नीति देश में मैं नहीं मानता। मैं कम से कम उत्तर भारत में खूब घूमता हूँ, झारखंड बंगाल की सुनते हैं, जहाँ हमारे सुनीत चोपड़ा जी चले गए, उसके बारे में उनको ज़्यादा पता होगा। परंतु आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ तो मजदूर नहीं मिलके दे रहा है। 200 रुपये, 300 और 400 रुपये रोज में नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ, हाल में ही मामला छत्तीसगढ़ में एक बच्चा मर गया, उसको भूख से मरा था, उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट में अनाज नहीं था, इसके कारण उसकी मौत हुई। और हम ये बात आज मीडिया के लिए वही न्यूज है, छत्तीसगढ़ में 1 रुपया किलो चावल हर घर के दरवाजे पे मिल रहा है। उसके बाद आप कोई न्यूज बना दी और उसके ऊपर सबको अगले दिन माफी मांगी। कल सबने दिखा दिया उसको फ्लैट से निकाल दिया, फ्लैट से निकाल दिया, आज सब माफी मांग। मीडिया भी भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि एक मुसलमान को बम्बई के एक फ्लैट से निकाल दिया और अगले दिन मैंने उसको मना कर दिया। देखिए कुछ चीजें होती हैं जल्दबाजी करके बिना तसल्ली किए हुए न्यूज को राशनिंग की व्यवस्था सबसे अच्छी छत्तीसगढ़ में सुधार किया। देखिए ये जो देखिए एक लार्जर पिक्चर है कि हमारे देश में भुखमरी होगी, जरूर होगी, उसमें कोई सवाल नहीं है, और पूरी दुनिया में होगी। बेरोजगारी अमेरिका में भी है, रेप अमेरिका में भी हो रहे हैं, लेकिन कितनी रिपोर्टें यूएनओ की आती हैं कि अमेरिका में रेप कितने हो रहे हैं? 794.6 मिलियन लोग पूरी दुनिया में भूखे कुपोषित हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आपको याद होगा कि इराक के अंदर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रासायनिक हथियार थे और यूएनओ की सैंक्शन लेकर के, जिसका यूएन सब कुछ था, यूएसए घुस गया और उसने एक पूरी सभ्यता और एक तंजीम को दस्त नस्त कर दिया। और पूरे मुल्क के बाद आज अब पता चलता है साल भर पहले कि इराक का एम्बेसडर जो था उसने किसी के इशारे पे यह बात कही कि साहब वहां रासायनिक हथियार थे, जो उसने कहा कि नहीं वहां नहीं थे, आपने एक मुल्क को ध्वस्त कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि श्रीलंका और चाइना की नजदीकी के बढ़ने के बाद अमेरिका यूएनओ को याद आया, जो अमेरिका के इशारे के चलता है, जो उनका एक तरीके से जेबी संस्था है, उसने कहा कि श्रीलंका में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। और जैसे ही वहां सरकार बदली, चाइना की दूरी हुई, अभी उनके स्टेट सेक्रेटरी वहां जाके बोल रहे इज वंडरफुल, बहुत खूबसूरत है। तो आप यूएनओ संस्था का इस्तेमाल तीसरी दुनिया के लोगों को मानवों के अधिकार की बात करने, भुखमरी का सर्टिफिकेट देने, ईरान के अंदर समझौता हो गया तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये जो बात चौधरी वीर सिंह साहब कह रहे हैं, मैं इसको कुछ हद तक मानता हूं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि हमारे देश में भुखमरी है, वो है। मैं ये मानता हूं कि हर साल इस देश में एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन खड़ी हो जाती है। हमारे देश में कोई जनसंख्या को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। अब दीवारों पे हम दो हमारे दो नजर नहीं आते, क्योंकि ये भीड़ जो है इस देश में वोट बैंक का काम करती है। तो आप कितनी भी कोशिशें कर लें, आप 71 में नारा लगाते हैं कि गरीबी हटाओ, 2015 में आते हैं तो वही सरकार भूखे लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की बात करती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये फूड सिक्योरिटी तो आपने कह दी, लेकिन इस देश में आप कितने लोगों को फूड सिक्योरिटी देंगे? जमीनें घट रही हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट निकालें। तो आपने गरीबी की जो हमारी जो जनसंख्या है उसमें भुखमरी होगी। और जो आपने एक एग्जाम्पल दी, ये देखिए पूरी दुनिया में इक्का दुक्का ऐसी एग्जाम्पल होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस सेंसिटिविटी से हट दिया जाए, लेकिन यूएनओ जो सर्टिफिकेट दे देता है और हमारा देश फिर उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जिसको लगता है कि इस पे ही डिबेट होनी चाहिए। तो ये भी जो है अतिवादी जो स्थिति है, ये भी नहीं होनी चाहिए। जी वसीम गाजी साहब,
ये मुझे ये पता नहीं चल पा रहा इस डिबेट में कि हम यूएनओ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसमें, या हमारी जो मॉल न्यूट्रिशियस कंडीशन है, कुपोषण है, हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये एक हकीकत है। सबसे पहली बात, अफसोस की बात यह है कि चूंकि यूएनओ ने बताया, यूनाइटेड नेशन ने बताया, क्या तब हमें पता चला है? आप दिल्ली में चले जाइए, आप जो देखिए भुखमरी से कुपोषण का कोई ताल्लुक नहीं है। कुपोषण दोनों है। जो बच्चा पैदा होता है उसको अस्पताल में उसकी माँ अगर उसको दूध नहीं दे पाती है, उसके पास इतनी फीडिंग नहीं हो पाती है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे पैदा होते हैं पहले उनको सही से दूध मिलता है कि नहीं मिलता है। जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं उनको जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए, जो दूध मिलना चाहिए, जो साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। आपको मालूम है कुपोषण की सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो पानी है, क्योंकि पानी इतना गंदा है, उसमें इतना बैक्टीरिया है। आप अच्छे से अच्छा भी खाना अगर खाएंगे तो वो पानी आपको कुपोषण का काम करेगा, आपको उसमें कोई न्यूट्रिशियस जो सिस्टम है उसको भी कलेप्स कर देगा। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में जो आज आपने जो मुद्दा उठाया, सूट बूट की बात कह के ये कुपोषण को टालने की दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। और ये हकीकत बात ये है कि आप दिल्ली में चले जाइए, जिनके, और भुखमरी को तो आप छोड़ दीजिए, भुखमरी हिंदुस्तान में अब इतनी नहीं है, क्योंकि इसने जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि आज 300 रुपये में लेबर नहीं मिलती, ये बात सही है कि भुखमरी नहीं है, लेकिन कुपोषण की तो जो हमारे दूसरे भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने 2000 लोगों का ब्लड टेस्ट कराया, उसमें कुपोषण निकला। ये बात हकीकत है कि जो हुकूमत की बुनियादी जो सहूलतें हैं उसमें नंबर 1 पानी है। दूसरी बात, जो चीज़ों में अल्टरेशन हो रहा है, आपको मालूम कुपोषण की मेन वजह क्या है? जो लोग दूध पी रहे हैं, दूध फायदा करने के बजाय वो कुपोषण बना है, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा मजबूत है हिंदुस्तान में। अभी आपने वो तमाम चीजें एक दूसरे से लिंक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं, चलिए कृष्णवीर चौधरी जी, एक बात तो मैं मान सकता हूं, और इस पे चर्चाएं पहले भी हुई है कि कुछ मल्टीनेशनल या कुछ जो विदेश उनके अपने इंटरेस्ट है इन आंकड़ों को आगे करने में, उससे वो अपना कुछ स्वार्थ सिद्धि करना चाहते होंगे। लेकिन हिंदुस्तान में कुपोषण और भुखमरी दोनों आज एग्जिस्ट करती है। उसके साथ साथ कि जब आपके पास भंडारण पर्याप्त है और ज़्यादा है, कई बार आपके स्टॉक जो है वो सड़ जाते हैं, रेल के पटरी के किनारे सड़ जाते हैं, तो कहीं बाहर में बारिश में सड़ जा रहे हैं, और इस तरह की तमाम तस्वीरें हमने देखी है। सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार तो हो, उन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर सरकार को सलाह दिया कि आप इसको बांट दीजिए, उसको भी दरकिनार किया गया, लेकिन आज भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भंडारण से जरा संवेदनशीलता की बात है कि आपके यहाँ अन्न है, इसके बावजूद भी लोग भूखे हैं। इस सवाल को आप शायद दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तो ये है दिलीप जी कि अब अगर हम वर्तमान पीढ़ी की बात करें तो जो फास्ट फूड का चलन है, मैं महानगरों की भी बात कह रहा हूं आपसे, गांव की अलग स्थिति है। गांव में सब्जी का, फलों का, दालों का उतना खपत नहीं है जितनी उनको मिलनी चाहिए, कि जितनी कैलोरी, फिजिकल वर्क, जितना मेहनत करते हैं उतना उनको नहीं मिलता। तो कुपोषण इसलिए होता है। मैं गर्सा की बात से सहमत हूं कि जो आयरन की कमी है खाने में, महिलाओं में बहुत बड़े पैमाने पर गांव के अंदर जो आयरन की कमी पाए तो उसे कुपोषण ही कहा जाता है। बच्चों में विटामिन ए और डी की कमी है, विटामिन डी की महिलाओं में बहुत कमी है, अब तो पुरुषों में भी है। तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि हमारी जो खाने की जो आदतें हैं उसमें कहीं हम बैलेंस जो नहीं कर पाते और वो एक तरफ चला जाता है। अब हमने जो बात कही है कि हमारे पास करीब 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये कुपोषण जो है, विटामिन ए की कमी भी जोड़ा जाएगा, डी की कमी भी जोड़ा जाएगा, आयरन की कमी भी जोड़ा जाएगा, और ये फास्ट फूड से जो नई हैबिट से प्रॉब्लम हो रही है, ओवरवेट की। अगर हम ये बात करें तो अमेरिका के अंदर 35 साल से उम्र के तमाम लोग जो है आज वो फास्ट फूड की बीमारियों से ग्रसित हो गए। उसको क्यों बात नहीं करता यूएनओ? जो है यूएनओ का खेल ये है कि उनको जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया और एशियन कंट्रीज हैं, यहां उनको पूरा बाजार दिख रहा है, उनको एक हवा खड़ा करना। मैंने आपसे कहा कुछ एजेंसी, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान इसके पीछे खेल है बाजार की ताकतों का। वो जो जीएम आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी। यही सब खेल है। और मैं प्रधानमंत्री जी से फिर एक बात कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से
से प्रधानमंत्री जी किसानों के नाम पर जिस तरीके की नुमाइंदगी होती रही है इस देश के अंदर, वो किसान नहीं है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेरोल पे काम करने वाले लोग हैं। आप कृपया इतना रहम करिए इस देश के किसानों पर कि उनको बाहर कर दीजिए। जो आप अपने कृषि की टास्क फोर्स में जिन लोगों ने लिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतनी गंदगी है उन नामों को लेने से। तो ये वही लॉबी है जो वही लॉबी है, ये वॉलमार्ट और कारगिल की पेरोल पे काम करने वाले लोग हैं। इनका भारत के किसानों से कोई वास्ता नहीं है। और उन लोगों को, आपको जिन्होंने सलाह दी है, वो ना देश के मित्र हैं, ना किसानों के मित्र हैं और ना आपके पार्टी के मित्र हैं। वो लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनका कोई ईमानदारी, कोई कैरेक्टर नहीं है भारत के किसानों के प्रति। तो आप उन लोगों को निकाल के कृपया बिना टास्क फोर्स के आप कृषि मंत्रालय को चलने दीजिए। इतना मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि उन लोगों का काम भी वही है जो यूएनओ का काम है। ये छोटे लेवल के लोग हैं, ये छोटे लेवल के दलाल हैं, लेकिन ये उन्हीं का बाजार बनवाने के लिए जीएम पर वही मैटर लिख के देते हैं जो कंपनियां लिख के, जो मॉन्सेंटो जीएम के फायदे लिख के देगी, उसको ये ड्राफ्ट करके प्रधानमंत्री जी की टास्क फोर्स में रखते हैं। आज तक हर मीटिंग में इन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और कितने सबूत दें, वाशिंगटन के अंदर बुलाया जाता है कि यूएस के एग्रीकल्चर को, पॉलिसीज को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। इस तरीके के लोगों को क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या लेना देना उनका किसानों से, ऐसे दलालों से? ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री निकाल के बाहर फेंक दीजिए, चाहे वो चांगल रेड्डी हो, चाहे बलराम या खड़गा पोता हो। मैं नाम ले रहा हूं, शर्म आती है। कांग्रेस के दलालों को किस मुंह से रखा गया है? आप कहते हैं ये वो दलाल हैं जो इस तरह के आंकड़े को प्रेषित करते हैं पूरी तरह और उसके पीछे उनका मकसद होता है कि उनका मकसद बहुराष्ट्रीय इनका मतलब प्रोपोर्शन नहीं है हिंदुस्तान में। ये इशू नहीं है, ये क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं मानता हूं कृष्णवीर जी जो बात कह रहे हैं, ये जो आंकड़े की उसमें कोई दो राय नहीं। ये आप जो है अपनी गंदगी को कारपेट के नीचे दबाना चाहते हैं। कुपोषण नहीं है क्या? अरे गुजरात में कुपोषण है वसीम भाई, कुपोषण करें, अमेरिका में कुपोषण है, अमेरिका में कुपोषण नहीं, मेरी बात 0% कुपोषण नहीं है वसीम भाई। कहाँ 300 कैसे कहा? लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए। कुपोषण पे बात कर रहे हैं, आपको ये बता दूं, आप जो है मैं बता दूं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स आप अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स की एकेडमी ने खुद ये स्वीकार किया, खुद ये स्वीकार किया। पूरी दुनिया एक तरफ है, चीन और रूस आज एक तरफ है। अमेरिका में प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं वो अगर दलाल हैं तो? अमेरिका ओबामा क्यों चिल्ला रहे हैं? फसलों की बात करिए। आप दलाल सबको कह रहे हैं। आप दलाल है, आप किस बेस पे कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है हमारे पास, हर चीज का रिकॉर्ड है। मोदी क्यों अमेरिका जा रहे हैं? अरे भैया ब्लैक एंड व्हाइट है, वो ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं मोदी? ब्लैक एंड व्हाइट दलालों के क्यों जा रहे हैं? भारत की खाद्यान्न सुरक्षा की सबसे प्रथम आवश्यकता बीज है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर लोग तबाह हो गए, पानी पीने का नहीं है। जो पुष्पेंद्र जी ने कहा उस पर बोलो ना भाई। जनसंख्या तो 1947 में कितनी नहीं चाहते जिस तरीके से भेदभाव होगा। आज 5 गुना आबादी है भारत की। जो भूखे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं सड़कों पे और उनको जनाब आप उसको दबा रहे हैं। जीएम से कैंसर करवा दे। आप यू आर शूटिंग दी मैसेंजर। जीएम से कैंसर करवा दे पूरे देश में, करवा दे इस देश को। आप ये बताइए जो चावल का निर्यात कर रहा है, आपको पता है भारत का चावल का निर्यात दलाल ने भी आप मानिए अभी फेंक दिया कंटेनर उन्होंने। आप क्या करेंगे? आपको क्या लेना देना किसानों से? वसीम भाई आप राजनीति करते हैं, कुपोषण है किसानों की पॉलिसी की बात करिए और फिर अमेरिका जाते हैं। आप जो किसानों की नीति पे बात करिए, पोषण पे पॉलिटिकल बहस तो होनी पॉलिटिकल बहस अलग करिए। ये आंकड़े आए हैं, ये कांग्रेस की सरकार के टाइम के हैं, उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं आंकड़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वसीम साहब, क्योंकि ये एनडीए के टाइम से आगे लोग बैठे वो तो दलाल नहीं है ना। भाई यूएसडीए की बात है, दलाली पे बात अलग से करिए। आप बताइए कुपोषण है कि नहीं है? कुपोषण है, उसके लिए सब दोषी है। कुपोषण दूर नहीं होगा। कुपोषण दूर कैसे होगा? फसलों से नहीं होगा। जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए पूरे देश को यूनिफॉर्मली कहिए ना। हमारा समय खत्म हो गया, वो एक हमारा समय खत्म हो गया। आप अमेरिका को गाली। वसीम साहब, पुष्पेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आबादी का इतिहास नहीं लिखने देंगे हम।